प्यारे बच्चों दोस्तों, मैथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के इस वीडियो में दोस्तों रेलवे से रिलेटेड अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला और सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को यूनिक देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर दोस्तों आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी रैंक बेस्ट हो। क्योंकि अदर बच्चे अगर जो क्वेश्चन छोड़ेंगे, अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तभी आपकी रैंक क्या हो जाएगी, अच्छी बनेगी। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और के साथ सीखने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेन एक लॉटरी जीती है। जेन नाम की कोई लड़की या लड़का है, कह रहा है कि एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। कह रहा है कि इनामी राशि का 1/3 ही भाग उसे मिलता है। वह 6000 रुपये जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। फिर उसका 1/6वां भाग जो कि 6000 रुपये के बराबर है वो दान कर देती है, यानी दान करने वाली होगी। चलिए कोई बात नहीं। आगे कह रहे हैं लॉटरी कितने रुपए की थी। मान लेते हैं कि लॉटरी 100 रुपये की थी, ठीक है। कह रहे हैं कि 1/3 यानी कि क्या, लॉटरी का 1/3 भाग, 1 में लॉटरी मान लेते हैं कि 100 की लगी थी और उसका 1/3 भाग उसे कह रहा है कि मिलता है। पहला सेंटेंस क्या रहा, इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, तो 100 का 1/3 भाग उसे मिलता है। फिर कह रहा है कि इस 100 का मतलब 1/3 भाग जो मिल रहा है उसका 1/6वां भाग वो क्या कर रही है, दान कर दे रही है। तो जो 1/6वां भाग इसका दान कर रही है वो कह रही है कि वो अमाउंट 6000 रुपया है। कितना है, 6000 रुपये जो दान कर रही है। बस आपका समीकरण बन चुका है। एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, वही लॉटरी कितने रुपए की लगी उसका मान निकल जाएगा। तो ये नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, 36 के 18 हो जाएगा, 18 का 6 में गुणा करेंगे 108 हो जाएगा, यानी x बराबर 108 और 000 ऑलरेडी मौजूद है जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, कुछ दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 5y6 + 6x7 + 3z8 बराबर 15/11 में x का उच्चतम मान, अधिकतम मान, मैक्सिमम मान पूछ रहा है। जब भी देखिए किसी भी मतलब वैल्यू पूछे मैक्सिमम मान किसी का भी, तो हमेशा हमें 9 की तरफ से स्टार्ट करना है। यानी जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 8 7 8 9 होता है, 1 से लेकर के 9 तक। तो हमें क्या करना है, मिनिमम मान पूछे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम मान पूछे तो इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले 9 रखेंगे फिर 8 रख के चेक करेंगे। इस तरीके से 2-3 बार में ही आपका आंसर आ जाएगा, कभी कभी एक ही बार में आंसर आ जाता है। चलिए यहाँ पर x का अधिकतम मान पूछा तो x बराबर मैं 9 से स्टार्ट करूंगा, रख करके चेक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर yz भी तो है, जब इसका मैक्सिमम मान रखेंगे तो बाकी का मिनिमम मान रखेंगे, यानी y बराबर 0 और z बराबर 0, बस यही मान रख करके इसका मान निकाल लेंगे। अगर आ गया इस पे x बराबर 9 पे तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर नहीं आया तो फिर हम ऑप्शन में देखिए 8 रख करके नहीं चेक करना है, फिर 7 रख के चेक करेंगे। ऑप्शन से भी हमारा मान निकल सकता है। तो अब यहाँ पर रखिए y की जगह 0 रखेंगे तो 506 हो जाएगा, प्लस 6 9 x की जगह रखेंगे तो 9 रख दीजिए 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और z की जगह 0 8, बस जोड़ दीजिए 8 7 15 15 6 21 21 9 2 11 का 1 और उसके बाद दोस्तों आपका क्या है 4 7 4 10 5 15 15 से 11, यानी कि बिल्कुल सही है। x बराबर 9 रखने पर ही पहली बार में हमारा मान आ गया, दूसरी बार हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। हर क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखने से ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल अलग थलग हैं, लेकिन दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नीचे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सारे के सारे क्वेश्चन है और सेकेंडों में दोस्तों सॉल्व होंगे। 10 से 15 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित टी कियोस्क की एक श्रृंखला की निम्न तालिका में दिखाए गए अनुसार बिक्री होती है। क्या कह रहा है, पहले क्षेत्र में 3 लाखों में बिक्री, यहाँ पर क्या है लाखों में बिक्री है, 3 लाख बिक्री हो रही है। क्षेत्र 2 में ये क्षेत्र है टी कियोस्क, मतलब समझ लीजिए कि जैसे चाय वगैरह है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्षेत्र 1 में कह रहा है कि 3 लाख की बिक्री हो रही है, क्षेत्र 2 कोई है उसमें 5 लाख की बिक्री हो रही है, क्षेत्र 3 में कह रहा है कि 8 लाख की बिक्री हो रही है, क्षेत्र 4 में 12 लाख की बिक्री। इस तरीके से बिक्रियां हो रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 4 में है, मतलब कहने का ऑप्शन में देखिए कि कितने प्रतिशत बिक्री अधिक है या कितने प्रतिशत बिक्री कम है। तो ऑप्शन में प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब जो क्षेत्र 3 में बिक्री है, क्षेत्र 3 में जो बिक्री है वो कितनी है 8 लाख है। ठीक है, और क्षेत्र 4 में जो बिक्री है वो कितनी है 12 लाख है। तो कह क्या रहा है कि क्षेत्र 3 की तुलना में यानी 3 की तुलना में ये जो 4 की बिक्री है वो कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है। तो करना क्या है, आपको 4 वाले को उठा लेना बिक्री को 12 को, उसमें से 3 वाले को घटा करके और 3 वाले से भाग दे देना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, बस हो गया आपका आंसर। इतने ही में आंसर हो गया, इतना ही बस। ये समझाने के लिए जो टाइम लग गई आपका आंसर आ चुका है, काट लीजिए। तो अब यहाँ पर घटाएंगे 4 से काटेंगे नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये 50 बार, यानी 50%। वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में आई है।
अगर वैल्यू निगेटिव में आती तो बिक्री क्या होती, कम होती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे बना है नहीं, पॉजिटिव में आई है, क्योंकि ये 12 में से 8 को घटाए हैं जब, तो पॉजिटिव, अगर 8 में से 12 को घटाते तब ना निगेटिव आता, लेकिन वो तो करना नहीं था, उल्टा पूछा नहीं, सीधा ही पूछा है। जब अगर ऐसे पूछता कि क्षेत्र 4 की तुलना में क्षेत्र 3 की बिक्री, उस कंडीशन में ये प्रोसेस उल्टा करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 50% पॉजिटिव आया तो 50% अधिक बिक्री होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y का x% z के y प्रतिशत के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगर आपको प्रतिशत से रिलेटेड 2%, 5% भी अगर कुछ समझ है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिना पेन और पेपर वाला है। क्या कह रहा है कि y का x प्रतिशत बराबर है, कह रहा है कि z के किसके प्रतिशत के, y प्रतिशत के। बस अब क्या कीजिए, का मतलब होता है गुणा, अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। अब बट्टे में काट दीजिए और कुछ कट रहा है, y से y काट दीजिए, यानी x बराबर आपका z आ गया। बस यही ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दे दिया है और ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि f(x) की वैल्यू x+1 बटे में x-1 है तो f लगा करके 2 का मान पूछ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि इसको हम किस ट्रिक से, किस मेथड से सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल मेथड, एकदम सिंपल लॉजिक है दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कोई अदर काम नहीं करना है कि कोई एक्स्ट्रा मेथड या कोई नियम लगाना, नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, एकदम ईजी है, बस समझिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इस f2 को समझिए, इसके अंदर वाले को सबसे पहले अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी बाहर आते जाएंगे। अब f2 है, अब यहाँ पर f(x) बराबर जब दिया हुआ तो f2 बराबर जब हम निकालेंगे, f2 बराबर तो x की जगह क्या है, 2 है, तो x की जगह इस समीकरण में 2 रख देंगे, यानी 2 + 1 बटे में 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे में 1 बराबर 3 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर f2 बराबर, अब क्या करेंगे, अब इस जो पूछा है कि इसका वैल्यू, तो इसमें हम यहाँ तक घेरेंगे, f2 को क्या करेंगे, f2 को ले लेंगे, यानी कि f उसके बाद कोष्टक, f उसके बाद 2 कोष्टक में बंद, फिर कोष्टक, इस तरीके से पहले इतने सेट को लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन तो खड़ी हो जाएगी। इतनी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको मैं घेर लेता हूँ दूसरे कलर से, इतनी वैल्यू को हम मानेंगे क्या दोस्तों, कुछ तो मानना पड़ेगा तभी ना होगा। इतनी वैल्यू को हम x मान लेते हैं, इसकी जगह समझ लीजिए x है, क्या है, x है। अब यहाँ पर f2 बराबर 3 आया है, यानी कि x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, x बराबर 3। अब पुनः ये f(x) बराबर x+1 x-1 में ही हम क्या करेंगे, उठा करके बस 3 रख देंगे x की जगह, यानी 3 + 1 बटे में 3 - 1। देखिए कितना आसान बन रहा है क्वेश्चन, 4 बटे में 2 बराबर 2। अब पुनः पूरे को हम घेरेंगे, इस पूरे को, यानी कि f फिर एक तो इसके पहले लगा देंगे, f फिर कोष्टक, f फिर 2, फिर आपका क्या कोष्टक है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस यही अप्लाई करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, यानी इतने वैल्यू को, इतने को देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इतनी को हम अब x समझेंगे, यानी ये पूरी की वैल्यू x हो जाएगी, तो x बराबर अब काम करेगा 2 का, x बराबर 2, और यही बस वैल्यू हम f(x) वाला ये जो समीकरण है ऊपर, उसी में बस रख देंगे 2, यानी कि 2 + 1 बटे में 2 - 1, यानी कि 3 बटे में 1 बराबर 3। आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन डी। मज़ा आ गई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, एकदम अलग थलग लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको कराना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ही दे इस बार, तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन मुझको दिख रहा है, कह रहा है कि 216 कार्ड है, ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। क्या कह रहा है कि 216 कार्ड हैं, कह रहा है कि ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। चलिए आगे, सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच में 5 संबंधित 4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो रेशियो रखा गया है वो कितने का रखा गया है, 5/4 का रखा गया है। फिर क्या कह रहा है, कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके, यानी कि जैसे कार्ड जुआरी खेलते हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। पहले क्या किया जा रहा है कि कार्ड को 216 कार्ड हैं, पहले 2 में बांट दिया गया, 5 संबंधित 4 का, ठीक है। पहली पारी खत्म हो गई, अब दूसरी पारी पूरा शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, फिर कार्ड को लेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसको फेंट लेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच इस कार्ड को पुनः बांटा जा रहा है। मिलाने के बाद कह रहा है ए और बी के बीच 11 संबंधित 13 के अनुपात में बांटा जा रहा है। क्या कह रहा है, 11 संबंधित 13 के अनुपात में दोबारा बांटा जाए, ये पहली कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन में, ठीक है। 2 इस तरीके से बांटेंगे। कह रहा है कि पहली की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हमें ए को घेरना है, किसको घेरना है, ए को। कह रहा है कि पहली बार की तुलना में दूसरी बार में ए को कितने कार्ड
प्राप्त हुए, यानी कितने कार्ड अधिक या कम क्या प्राप्त हुए, ये पूछने का मतलब है इसको, अधिक प्राप्त हुए या कम। तो पहले तो हम निकालेंगे पहली बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए और दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए। तो रेशियो वाला तरीका आपको पता है, टोटल कार्ड 216 है, तो 216 को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली बार में निकालेंगे, तो पहली बार में निकालने के लिए इस रेशियो को देखेंगे 5/4 वाले को, इन दोनों का अनुपातिक योग निकालेंगे, तो 5 4 9 अनुपातिक योग हो जाएगा बटे में जिसकी वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है, तो ए के नीचे वाले को भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए, 9 दूना के 18, 9 चौको 36, 24 5 120 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन वाले का आया है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ऐसे ही निकालेंगे, सेम टू सेम 216 रखेंगे। अब बटे में ए के नीचे क्या है, 11 है, तो बस 11 लिखिए, और गुणे में, सॉरी 11 कह रहा हूँ, इनका अनुपातिक योग ना 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका अनुपातिक योग 24 हो जाएगा, 24 लिखेंगे और आपका 11 यहाँ पे ए के नीचे वाला 11 से गुणा कर देंगे। इतना कर लिया आपने, 24 से काट दीजिए, 9 बार जाएगा, 9 का 11 में गुणा करेंगे 99 आएगा। ये दूसरी कंडीशन वही पूछ रहा है कि दूसरी पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए। पहली बार में 120 कार्ड प्राप्त हुए थे, दूसरी बार में इसको 99 कार्ड प्राप्त हुए, यानी कहने का मतलब पहली बार की तुलना में दूसरी बार उसको कार्ड 21 कम प्राप्त हुए। 21 कम हो रहे हैं कि नहीं, पहली बार में 120, दूसरी बार में 99, तो पहली बार की तुलना में दूसरी बार उसको 21 कार्ड कम प्राप्त हो रहे हैं। तो 21 कम कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है तो ए बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान कितना होगा। जब भी अधिकतम मान पूछे किसका, गुणनफल का, तो दोस्तों सबकी वैल्यू जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक गुणनफल का मान अधिकतम आपका नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो ए बी सी डी है सबका मान हम रख देंगे इक्वल, तभी मैक्सिमम मान निकालने के लिए गुणनफल का क्या कहते हैं, सभी का मान इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक सूत्र बनेगा, जैसे इसको उठा लेंगे, इससे इस समीकरण से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो सबकी जगह अगर हम एक ही वैल्यू बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, डी, कोई एक वैल्यू सब बराबर कर दीजिए, यानी ए रख करके हम चलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी मैक्सिमम मान निकालने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा। ये प्रोसेस लंबा मैं कर रहा हूँ, हालांकि एक ही लाइन में हो जाना चाहिए था। यहाँ पर √1/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि ए बी सी डी के, यानी कि ये ए बी सी डी का गुणनफल दिया हुआ है, यानी ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी का हमें मैक्सिमम मान निकालना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी रख रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये बी सी डी सबकी वैल्यू एक ही पुट कर लेंगे, क्योंकि ए के रूप में हमें निकाला है तो सबको ए ही के रूप में हम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबकी जगह ए रख देंगे, तो क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, यानी a⁴ हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमने 1/2 ऑलरेडी निकाल रखी, उस पर 4 पावर, यानी 1/16, ये मैक्सिमम मान हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, वो पहले सेकेंड में 4 मीटर चढ़ता है। जैसे इस तरीके से एक पेड़ है ताड़ का, ठीक है, इस तरीके से ताड़ का पेड़ है, इस पर क्या कह रहा है कि एक आदमी चढ़ रहा है, तो कह रहा है कि एक सेकेंड में, पहले सेकेंड में वो क्या कह रहा है, 4 मीटर चढ़ रहा है, लेकिन और अगले ही सेकेंड वो 2 मीटर सरक जाता है। अगले सेकेंड क्या, वो नीचे 2 मीटर सरक जाता है, तो अगले ही सेकेंड वो 2 मीटर नीचे सरक जाता है, यानी एक सेकंड में वो चढ़ाया और दूसरे सेकंड में वो नीचे 2 मीटर उतर गया। कह रहे यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वो शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। वो शीर्ष पर किस सेकंड में पहुंचेगा, किस सेकंड में, तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि एक सेकंड में वो 4 मीटर चढ़ा, फिर दूसरे ही सेकंड वो क्या हुआ, 2 मीटर सरक गया, यानी अगर इस एक सेकंड और इस एक सेकंड को मिला है तो टोटल 2 सेकंड हो रहा है। 2 सेकंड में वो क्या करेगा, 4 मीटर ऊपर चढ़ेगा और 2 मीटर नीचे सरकेगा, यानी कि सिर्फ 2 ही वो मीटर ऊपर चढ़ पाएगा। 2 सेकंड के समय में अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 मीटर पहले ऊपर चढ़ा और 2 मीटर नीचे सरक गया, तो 2 सेकंड लगाएगा तो वो सिर्फ 2 ही मीटर ऊपर चढ़ पाएगा। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पूछ रहा है कि शीर्ष पर पहुंचने में, और ताड़ का पेड़ 24 मीटर लंबा है, तो दोस्तों 2 सेकंड में जब वो 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है तो आप कहेंगे 24 सेकंड में वो 24 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, तो 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, वो समझिए। आप सोच रहे होंगे कि आप तो कह रहे 2 सेकंड में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, तो 24 सेकंड में 24 मीटर क्यों नहीं ऊपर चढ़ेगा, वो समझिए। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब वो 10 सेकंड लगाएगा, 10 सेकंड पे नहीं बल्कि 20 सेकंड पे समझिए, जब वो 20 सेकंड लगाएगा तो वो 20 मीटर तो ऊपर चढ़ेगा, बात तो आपकी भी सही है, ठीक है, 20 मीटर। लेकिन जब 21वां सेकंड वो चढ़ेगा, ठीक है,
21वां सेकंड चढ़ेगा तो वो ऊपर चढ़ने की बारी आएगी, ऊपर चढ़ने की बारी आएगी, न तो सरकने की बारी आएगी। 20वें सेकेंड वो नीचे 2 मीटर सरका होगा। जैसे जोड़ा समझ लीजिए, जैसे 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है ना, तो 20वें सेकेंड वो नीचे सरक जाएगा तो 20 सेकेंड में वो 20 मीटर आएगा। लेकिन जो ही 21वां सेकंड आएगा वो 4 मीटर ऊपर चढ़ने वाला आएगा, सरकने वाला नहीं आएगा। तो 4 मीटर जब ऊपर चढ़ने वाला आएगा तो ये 24 मीटर ऊपर चढ़ चुका होगा। अब 22वें सेकंड की नौबत ही नहीं आएगी कि वो नीचे सरके, क्योंकि 24 मीटर ही उसको चढ़ना था। तो जब ये लास्ट में 21वें सेकंड में जब 24 मीटर ऊपर चढ़ गया तो फिर उसको सरकने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, वो तो खुद शीर्ष पे पहुंच जाएगा। बस यही था मैटर दोस्तों। यहीं पे गलती करके कितने बच्चे 24 पे टिक लगा देते और उनका आंसर सबका गलत आ जाता। तो ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर, यानी 21वें सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा ये तो बहुत आसान, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा कोण 54 डिग्री का मान रेडियन में कितने के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर पहले 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होता है वो समझिए। 1 डिग्री बराबर दोस्तों आपका होता है पाई बटे में 180 रेडियन। कितना होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। अब यहाँ पर पूछा कितना है, 54 रेडियन कितने के बराबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, पाई बटे में 180 गुणे 54 यहाँ पर गुणा कर देना है। तो आप काट लीजिए, कितने से कटेगा। देखिए तो 9 दूना के 18, 20 हो जाएगा, 9 छक्का 54, अभी भी कट रहा है, 10 आएगा, ये आपका 3, यानी 3 पाई अपन 10, 3 पाई अपन 10 रेडियन होगा किसका, 54। बस आपको यही चीज़ दिमाग में डाल लेनी है कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे में 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, बस इसी से जितने का मान पूछेगा उतने से गुणा करते जाइएगा, उसका मान आता जाएगा। तो बहुत सिंपल सा ही है, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें भी बच्चों को नहीं पता रहती, तो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं रीजनिंग से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैथ से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा इसमें यूज़ है, जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से 19 आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, 23, ये डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर यह अभाज्य संख्या होती क्या है, कैसे इसकी पहचान की जाती है। वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, 3 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, किसी अदर से नहीं कटेगी, तो वही संख्या है अभाज्य संख्या। अब 1 को अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं रखा जाता। पहली चीज़ कि ये एक जो है परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1 को कड़ी से बाहर आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1 सिर्फ 1 से कटेगी और किसी से नहीं कट रही, बाकी संख्या 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, खुद से और 1 से, तो 1 नहीं होती है। कुछ बच्चे ही कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि 1 भी तो अभाज्य संख्या, ऐसी बात नहीं है। तो अभाज्य संख्या के बारे में, यानी खुद से कटे 1 से कटे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे चलते हैं। कह रहे श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा, जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, 11 और 13। तो कह रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर अगला समुच्चय क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या, 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या, 13 के बाद 13 लेंगे, 13 के बाद अगली क्या होगी, 17 अभाज्य संख्या। बस आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज में ये पढ़ते सोचते कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, 2 3, तो आप सोचते 1 का गैप है, 3 5 में 2 का गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, 7 4 4 का गैप आ गया। तो इस तरीके से आप रीजनिंग वाली ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते, लेकिन रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा, मैथ ही ट्रिक से। तो 13 और 17 आपका ऑप्शन देखिए, सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है, अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये मैथ की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, और रीजनिंग की तो आपकी वीडियो मिल ही जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।